नमस्कार प्रिय छात्रों, आज आपकी क्लास एमए उत्तर पूर्वार्ध में एक लंबे अंतराल के पश्चात हम प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत बिहारी के भाव पक्ष पर बात करने वाले हैं। बिहारी के कला पक्ष को परंपरा से ही आलोचकों ने अपनी समीक्षा का विषय इतना अधिक बनाया और इस पक्ष पर इतना अधिक जोर भी दिया कि बिहारी के भाव पक्ष को काव्य मर्मज्ञों की उपेक्षा का पात्र कई बार होना पड़ा। कुछ आलोचकों ने काव्य की समीक्षा के लिए यह मानदंड स्थापित करके कि कविता की सफलता भाव या विचार की ऊंचाई से नहीं, प्रत्युत कारीगरी की पूर्णता से है। बिहारी के भाव पक्ष को सामान्य पाठकों की दृष्टि से ओझल रखने में परोक्ष रूप से सहायता की। वास्तविकता यह है कि भाव पक्ष की दृष्टि से भी बिहारी का काव्य किसी भी हिंदी कवि के काव्य से हीन नहीं है। यद्यपि मुक्तक काव्य में, और वह भी दोहे जैसे छोटे छंद के द्वारा, भाव पक्ष के पूर्ण चमत्कार दिखाने में अथवा रस सिद्धांत की दृष्टि से उसे पूर्ण परिपाक पर पहुँचाने का कार्य सरल नहीं है, तथापि भाव और रस की दृष्टि से जो पूर्णता और तलस्पर्शिता हमें बिहारी के काव्य में दिखाई देती है, उसके दर्शन अन्यत्र नहीं होते। आचार्य पद्म सिंह शर्मा की यह उक्ति कि सतसई तो खांड की रोटी है, जिधर से तोड़ो उधर से मीठी लगती है, बिहारी की इसी श्रेष्ठता को लक्ष्य करके कही गई प्रतीत होती है। श्री राधा कृष्ण दास जी ने यह कहकर यह सतसई भाषा की कविता की टकसाल है, सतसई को मुक्तक काव्यों का मानदंड मान लिया। बिहारी के संबंध में गोस्वामी श्री राधाचरण जी की इस उक्ति में कुछ भी अत्युक्ति नहीं। यदि हम कहें सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशवदास, तो बिहारी पीयूष वर्षी मेघ हैं, जिनके उदय होते ही सबका प्रकाश आच्छन्न या मंद पड़ जाता है। फिर जिसकी वृष्टि से कवि कोकिल कुहकने, मनोमयूर नृत्य करने और चतुर चातक चिहुकने लगते हैं, फिर बीच बीच में जो लोकोत्तर भावों की विद्युत चमकती है, वह तो मानो हमें हमारे हृदय छेद कर डालती है। कहना न होगा कि गोस्वामी जी ने भी बिहारी के भाव पक्ष की महिमा को उपर्युक्त उक्ति में लोकोत्तर भावों की विद्युत कहकर रेखांकित किया। ब्रजभाषा के किसी पुराने पारखी की यह सम्मति भी हमें सर्वथा सत्य लगती है, जिसमें कहा गया है, ब्रजभाषा बसी बरनी सबे, कविवर बुद्धि विशाल, सबकी भूषण सतसई, रची बिहारी लाल। आचार्य पद्म सिंह शर्मा ने कहा कि बिहारी की काव्य प्रतिभा का विहार स्थल बहुत विस्तृत था, सर्वत्र समान रूप से उसकी गति अप्रतिहित थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी बिहारी के भाव पक्ष की सबलता को इन शब्दों में प्रमाणित किया। मुक्तक रचना की सफलता के लिए भाषा की जिस समास पद्धति और भावों की समाहार शक्ति की आवश्यकता रहती है, बिहारी में उसकी प्रचुरता पाई जाती है। थोड़े शब्दों में अधिक से अधिक भाव प्रदर्शित करने की ऐसी योग्यता हिंदी के किसी अन्य कवि में देखने को भी नहीं मिलती। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रामचंद्र शुक्ल जी प्रबंध काव्य के पक्षधर थे और सामान्य मुक्तकारों के साथ वे न्याय नहीं कर पाए। फिर भी उनकी उक्ति बिहारी के भाव पक्ष की महिमा और गरिमा दोनों को रेखांकित करती है। अब हम बिहारी के भाव पक्ष के विशिष्ट अवयवों पर विचार करेंगे, जिसमें सबसे प्रथम है रस वर्णन। इसमें संदेह नहीं कि सतसई एक श्रृंगारिक रचना है, परंतु शांत और भक्ति रस भी उसमें उच्च कोटि का पाया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने उन्हें भक्त कवि इसी आधार पर मान लिया है, परंतु उनकी सतसई का मूल स्वर श्रृंगारिक है
और उसमें श्रृंगार के सभी अंगों पांगों का वर्णन मिलता है, यहाँ तक कि नायिका के नखशिख वर्णन तथा सूक्ष्म नायिका भेद वर्णन भी बिहारी ने चातुर्य और विदग्धता के साथ किया है। श्रृंगार के संयोग व विप्रलंभ दोनों पक्षों और उनकी सभी दशाओं का सुंदर वर्णन सतसई में हम देखते हैं। संयोग वर्णन। संयोग काल की कोई भी दशा ऐसी नहीं जो बिहारी की दृष्टि से बची रह गई हो। ऐसा प्रतीत होता है मानो बिहारी से पूर्व के कवि संयोग के जिस जिस पक्ष और अंगोपांगों को स्पर्श कर गए थे उन पर अपनी प्रतिभा और मौलिक कल्पना शक्ति की छाप जमाना बिहारी ने आवश्यक समझा और संयोग की प्रत्येक पारंपरिक अवस्था के लिए उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए। अन्य श्रृंगारी कवियों की अपेक्षा बिहारी ने सौंदर्य का व्यापक रूप ग्रहण किया है। उसकी पुष्टि के लिए हम निम्न दोहे को उद्धृत करेंगे। अनियारे दीरघ दृगन कितिन तरुणी समान, वह चितवन औरे कछु जिहि बस होत सुजान। रमणीयता की परिभाषा करते हुए संस्कृत में कहा गया है, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदैव रूपम रमणीयतायाम। बिहारी की नायिका भी क्षण क्षण प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करने वाली है। उसका सौंदर्य अप्रतिम और अलौकिक है। उनकी नायिका कैसी है? लिखन बैठी जाकी छवि, गही गही गरब गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे क्रूर। प्रेम पात्र को आकर्षित करने और उसमें प्रेम का आविर्भाव करने के लिए हाव भाव तो आवश्यक हैं ही, परंतु रूप भी तो अनिवार्य है। अतः कवियों ने संयोग वर्णन के अंतर्गत रूप वर्णन को बड़ा ही महत्व दिया। बिहारी ने रूप वर्णन के अंतर्गत नक्षिक वर्णन, श्रृंगार वर्णन, छवि वर्णन, अनुराग वर्णन, उपालंब वर्णन, अभिसार आदि अनेक प्रसंगों पर दोहों की रचना की है। नक्षिक वर्णन के अंतर्गत उन्होंने नेत्र वर्णन को सर्वाधिक महत्व दिया प्रतीत होता है। प्रेम में नेत्रों के हाव भाव ही भाषा का काम करते हैं। मुख से प्रायः मन की इच्छा के विपरीत शब्द निकल जाया करते हैं। नेत्रों की इस विशिष्टता को बिहारी ने कितनी सुंदरता के साथ चित्रित किया है। झूठे जानी न संग्रहे, मनमोह निकसे बैन, याही ते मानो किए बातन को विधि नैन। इसी प्रकार बिना किसी श्रृंगार के नेत्रों की सुकुमारिता और चंचलता का कितना सुंदर वर्णन बिहारी ने किया है। रस श्रृंगार मज्जन किए, कंजन भंजन दैन, अंजन रंजन हूँ बिना, खंजन गंजन नैन। अब हम विप्रलंभ श्रृंगार पर विचार करेंगे। विप्रलंभ के 4 भेद माने गए हैं: पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण। सतसई के विरह वर्णन में चारों ही प्रकार के रूपों का वर्णन मिलता है। प्रथम दर्शन जन्य पूर्वराग का यह चित्र तो देखिए। हरी छवि जल में जब तैं परे, तब ते बिछिनु बिछरैन, भरत ढरत बूढ़त रहत घरी लो नैन। कवियों ने व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। कवियों ने विरह की 10 दशाओं को मान्यता दी: अभिलाषा, चिंता, स्मरण, गुणकथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। बिहारी में हमें इन सभी दशाओं के सुंदर उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। तत्कालीन परंपरा और मौलिक प्रतिभा के कारण बिहारी के विरह वर्णन में जहाँ हमें भाव विदग्धता और गंभीरता के दर्शन होते हैं, वहीं उनके वर्णन में अतिशयोक्ति और ऊहात्मकता भी पाई जाती है। विरह विदग्ध नायिका प्राण बचाने के लिए कभी चंद्रमा को पकड़ने के लिए उछलती दिखाई देती है, तो कभी विरहाग्नि की तपन को कम करने के लिए बहती हुई समीर के सामने दौड़ते हुए, कभी श्वास लेते हुए 6-7
हाथ पीछे धसक जाती है तो कभी उच्छ्वास के साथ बेचारी को कई हाथ आगे खिंच जाना पड़ता है। बिहारी की नायिका व्याधि के कारण इतनी कृश और कमज़ोर हो गई है कि मृत्यु भी उसे चश्मा लगाकर खोजने के उपरांत भी उसे खोज नहीं पा रही। इस सब के बावजूद बिहारी में वियोग के स्वाभाविक वर्णन का अभाव नहीं है। इस दोहे में विरहिणी की शारीरिक दशा और मन की हलचल का कितना ही सुंदर, सहज और स्वाभाविक वर्णन देख सकते हैं। जब जब वह सुधि कीजिए तब तब सब सुधि जाई, आँखिन आँखी लगी रहें आँखें लागत नाही। बिहारी के विरह वर्णन के संबंध में आचार्य पद्म सिंह शर्मा की यह उक्ति भी दृष्टव्य है। अन्य कवियों की अपेक्षा बिहारी में विरह का वर्णन बड़ी ही विचित्रता से किया गया है। इनके वर्णन में एक निराला बांकपन है, एक विशेष वक्रता है, व्यंग्य का प्राबल्य है, अतिशयोक्ति और अत्युक्ति का अत्युत्तम उदाहरण है। जिस प्रकार रसिक सुजान सौ जान से फिदा हैं, इस मजमून पर और कवियों ने भी खूब जोर मारा है, बहुत ऊंचे ऊंचे उड़े हैं, बड़ा ही तूफान बांधा है, कयामत बरपा कर रख दी है। किंतु बिहारी की चाल, इनका मनोहारी पद विन्यास सबसे ही अलग प्रतीत होता है। हाव भाव वर्णन, यूँ तो बिहारी में सभी भावों का वर्णन मिलता है, किंतु जो तन्मयता उनके विलास भाव में मिलती है वह तो अन्यत्र देखने को नहीं मिलती। इस दोहे को देखा जा सकता है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें, दैन कहें नटी जाए। रस को व्यंग्य कहा गया है और इसके वाच्य होने पर काव्य में रसवाचत्व दोष भी माना जाता है। बिहारी में न केवल यह है कि हम इस दोष के कहीं भी दर्शन नहीं करते, बल्कि यह भी है कि रस को पूर्ण और व्यंग्य बनाने के लिए बिहारी अनुभावों और व्यभिचारी भावों का हृदय स्पर्शी वर्णन करने में पूर्ण कुशल हैं। देखिए कायिक अनुभवों का कितना सुंदर वर्णन विरह कृष्ण नायिका के इस वर्णन में हम देख सकते हैं। इत आवत चली जात उत, चली छसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रही, लगी उसासन साथ। अब हम बिहारी के काव्य में प्रकृति वर्णन पर दृष्टि डालते हैं। प्रकृति वर्णन में कवि के विषय में किसी विद्वान का कथन है कि कवि प्रकृति का पुरोहित होता है। जिस प्रकार पुरोहित के लिए यजमान के समस्त कुलाचारों और रीति रिवाजों का अंतरंग ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार कवि को प्रकृति के रहस्यों का मर्मज्ञ होना आवश्यक और उचित है। उसके बिना कवि कवि नहीं हो सकता। सत्सई के माध्यम से प्रतीत होता है कि बिहारी का प्रकृति पर्यवेक्षण भी बहुत बढ़ा चढ़ा था। उन्होंने प्रकृति के अनूठे चित्र उकेरे हैं। बिहारी ने लोक क्रीड़ा को जिस तन्मयता से चित्रित किया, प्रकृति के चित्रण में उन्होंने वैसी ही विदग्धता प्रदर्शित की है। देखिए कुंजर समीर का कितना सुंदर चित्र, वसंत ऋतु में समीर के प्रवाहित होने का कैसा चित्र मादक प्रभाव वाला उन्होंने चित्रित किया है। रणित भृंग घंटावली, झरत दान मधुनीर, मंद मंद आवत चलियो, कुंजर कुंज समीर। कुंज से जो समीर है वो मदमस्त हाथी के समान मंद मंद चाल से आ रहा है, जिससे उस वायु के संपर्क में आने वाले सब लोग उसी मादकता का अनुभव कर रहे हैं। इसी प्रकार भक्ति और नीति का भी वहाँ हमें सामंजस्य देखने को मिलता है। सत्सई में श्रृंगार और प्रकृति के अनूठे चित्र तो मिलते ही हैं, उनमें भक्ति और नीति का भी अभाव नहीं। नीति के दोहों में अन्योक्ति का आश्रय लिया गया है।
जैसे वो कहते हैं, नल की अरु नल नीर की गति एके कर जोए, जैतो नीचो हुए चले तैतो ऊंचो होए। उनकी भक्ति में दैन्य, साख्य, माधुर्य, निष्कामता आदि सभी विशेषताएं पाई जाती हैं, परंतु भक्ति के दोहों में व्यंग्य का आश्रय ग्रहण करने के कारण बिहारी के भक्ति भाव में वह श्रद्धा और एकतानता नहीं पाई जाती जो किसी भक्त कवि के लिए आवश्यक है। पता नहीं क्यों और कैसे, किस कारण से जॉर्ज ग्रियर्सन ने बिहारी को भक्त कवि कहा। ऐसा लगता है सम्यक अध्ययन के बिना ही सुने सुनाई बातों से उन्होंने यह निष्कर्ष निकाल लिया था। बिहारी मूलतः और कुल मिलाकर भी श्रृंगारिक कवि ही हैं, सौंदर्य के चितेरे हैं, और उनकी भाव विदग्धता और उक्ति वैचित्र्य ने तो उनके भाव पक्ष को अतिरिक्त सबलता और प्रभु विष्णुता प्रदान की है। कहीं कहीं ऊहात्मकता, अतिशयोक्ति और अत्युक्ति के कारण भावोत्कर्ष में सहायता ली गई है, और कहीं इन्हीं कारणों से उनका भाव वर्णन थोड़ा हास्यास्पद भी बन गया है, और वह उर्दू फारसी के दूर की कौड़ी लाने वाले शायरों की कोटि को छू जाता है। फिर भी हमें यही कहना होगा कि बिहारी का भाव पक्ष उनके कला पक्ष की तुलना में जरा भी हेय नहीं है, और यह उनके कला पक्ष व भाव पक्ष दोनों की ही उत्कृष्टता है कि बिहारी की सतसई और स्वयं बिहारी हिंदी पाठकों में इतने लोकप्रिय हो पाए। आज के हमारे इस व्याख्यान में हमें लगता है कि हमने पर्याप्त चर्चा कर ली है, तो इन शब्दों के साथ धन्यवाद।